आज से कई हजारों साल पहले आपको पता ही होगा कि हमारे प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। उस समय गुरु और शिष्यों को इतने कठिन और मुश्किल वेदों के साथ सारे मंत्र कंठस्थ रहते थे। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटलेस है। आज हम वैदिक काल के 3 ऐसे मेमोराइजिंग ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, उसके साथ ही आपकी लर्निंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन, फोकस लेवल मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। तो बात करते हैं टेक्निक नंबर 1 की। हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत में गुरुकुल सिस्टम चला करता था। गुरुकुल यानी ये एक स्टूडेंट के घर से काफी ज्यादा दूर होते थे, जहां वो शिष्य अपने गुरु के पास ज्ञान अर्जित किया करते थे। और गुरुकुल में भी एक अलग तरह का एनवायरनमेंट बना रहता था जिससे शिष्य अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर पाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक स्टडी के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक और प्रश्न है कि पहले के ऋषि मुनि कहीं भी पढ़ने बैठ जाते थे क्योंकि वो अपने बाल्यावस्था को गुरुकुल में व्यतीत किए हुए थे, जिससे उनका कंसंट्रेशन, फोकस करने की एबिलिटी बढ़ जाती थी, जिससे बाद में चलकर किसी भी कार्य में उन्हें कंसंट्रेशन करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती थी। वहीं आजकल के स्टूडेंट के पास आकर कोई अगर बैठ जाए तो वो अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी के स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन, फोकस लेवल एकदम खत्म हो गया है। और गुरुकुल सिस्टम में जो ज्ञान प्रणाली थी वो मौखिक थी, यानी कि बोलचाल की भाषा में थी। जो गुरु बोल देते थे वही शिष्यों को याद कर लेना होता था। इसमें गुरुओं ने एक पद्धति निकाली जिसमें स्टूडेंट को एक पैराग्राफ दे दिया जाता था, जिसे स्टूडेंट को कम से कम वर्ड्स में एक सूत्र बनाने के लिए कहा जाता था, जिससे उसका मीनिंग भी ना बदले, यानी कि एक बड़े से पैराग्राफ को कम से कम वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाया जाए, जिससे स्टूडेंट्स को याद करने में भी दिक्कत ना हो, वो उसे याद भी कर पाए और इससे याद का प्रतिपादन भी हो जाए और ये ज्ञान जनरेशन टू जनरेशन बना भी रहे। जैसा कि आज के समय में हमें पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसके नीचे कुछ पैराग्राफ से जुड़े कुछ सवाल होते थे जिसे हमें सॉल्व करना होता है। उसी तरह गुरुकुल में भी गुरुजी शिष्यों से ऐसे ही प्रैक्टिस करवाया करते थे और एक बड़े से सेंटेंस को छोटे से छोटे सेंटेंस में बदलने के लिए कहा करते थे। ठीक यही चीज़ हमें अपनी स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जो आपको याद करना है उसे जितना हो सके उतना छोटा करो। आपको कुछ एग्जाम्पल आगे हम दिखाएंगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस को बड़े से छोटा करना है तो उसे छोटा करने से पहले आपको उसे समझना होगा। समझने के बाद उसे बार बार पढ़ना होगा, उसके अंदर घुस जाना होगा, उसके बाद ही आप उसे समझ सकते हो। बिना पढ़कर उसे समझना असंभव है और जब आप उसे अच्छे से समझ जाओगे, उसे पढ़ लोगे, तो आपको वो अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। और अगर आप उसे छोटा नहीं भी कर पाए तो भी कोई इशू नहीं है, आपको वो याद हो जाएगा क्योंकि आपने उसमें उचित समय दे दिया होगा। अगर आप उसे छोटा कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, और आप उसे अपने दोस्त या टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसे आप कृपया ध्यान से देखें। इसे देखने के बाद आप खुद शॉक तो होंगे ही, साथ ही साथ आपको इतना गर्व होगा कि हमारे प्राचीन भारत में इतने महान और इतने गुणी गुरु थे। सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, जो है मैथमेटिक्स में हम पाई की वैल्यू पढ़ते हैं 3.14 करके। इस पर हम आगे श्लोक में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं मार्ग जी द्वारा रचित शिशुपाल वध के बारे में। ये 7वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कवि थे। मार्ग जी की एक खासियत थी, वो अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहते थे। अगर आप इस महाकाव्य के 19वें सर्ग के 66वें श्लोक को देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से चैलेंज किया कि वो सिर्फ 2 अक्षर लेंगे और पूरे श्लोक को लिख देंगे, वो भी पूरे अर्थ के साथ। और ये रहा श्लोक और ये रहा उसका अर्थ। आप देख सकते हो कि किस तरह उसका अर्थ बिल्कुल वैसा ही बना रहा। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप 19वें सर्ग के 114वें श्लोक को देखेंगे तो इसमें सिर्फ उन्होंने एक अक्षर द का उपयोग किया और इसी से पूरा श्लोक लिख दिया पूरे अर्थ के साथ। ये रहा श्लोक और उसका अर्थ। दोस्तों, अब और एक अद्भुत श्लोक दिखाता हूँ। इस पर बहुत अच्छी कहानी है, किंतु उसे बताने में समय लग जाएगा, तो उस पर कभी और बात करेंगे, क्योंकि आगे अभी और भी टेक्निक्स के बारे में बात करना है। इसलिए अभी कहानी नहीं बताते, फिर कभी बताएंगे। मैथमेटिक्स में अगर आपने पाई का मान देखा होगा 22/7 या फिर 3.14 करके आगे तक जाता है, जिसे हम वृत्त
अर्थात सर्कल में इस्तेमाल करते हैं उसके एरिया को निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर। ठीक उसी से रिलेटेड एक श्लोक हमारे सामने है, ये रहा श्लोक। इस श्लोक में पाई का मान 22/7 बताया गया है। इस श्लोक को डिकोड करने के लिए आपको कटप्यादी संख्या की जरूरत पड़ेगी। कटप्यादी संख्या यानी कि इसमें संस्कृत के अक्षर को संख्या में बदल दिया जाता था। जब आप इसकी मदद से इस संख्या को डिकोड करोगे तो आपको पाई का मान 32 प्लेस तक एकदम सटीक मिलेगा। है ना ये अद्भुत। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 की, अवधाना। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है अटेंशन केयरफुली, यानी कि सावधानी पूर्वक ध्यान देना। अवधाना वैदिक काल में मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस थी। अवधाना की प्रैक्टिस से हम अपने माइंड को शार्प करते हैं, हमारा अटेंशन रेट बढ़ता है और तो और हमारा कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी मल्टीपल टाइम्स तक बढ़ जाती है। और जो स्टूडेंट अवधाना का अभ्यास करते हैं उन्हें अवधानिश कहा जाता है। अवधानिश के सामने मल्टीपल टास्क को रख दिया जाता था और अवधानिक को एक ही साथ में उन्हें परफॉर्म करना होता था, जैसे कि कविता लिखना, मैथ्स के पजल सॉल्व करना, किसी मंत्र का जप करना। और इतना ही नहीं, पीछे से बेल बड़ा सा घंटा बजाया जाता था जिसे उसे गिनते रहना पड़ता था और आखिर में अवधानिश को ये सब चीजें बताना होता था। अब प्रश्न आता है कि क्या हम भी अवधाना की प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि हम भी खाना खाते हैं तो उसी समय मोबाइल चलाते हैं, उसी समय टीवी देखते हैं और उसी समय हम इंस्टाग्राम में चैट भी कर रहे होते हैं। तो क्या हम भी अवधाना की प्रैक्टिस करते हैं? क्या आज के सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड के मल्टीटास्किंग और वैदिक काल के अवधाना सेम है? तो इन सब का जवाब है बिल्कुल नहीं। इन दोनों के बीच का जो की डिफरेंस है वो है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिलता। मल्टीपल टास्किंग में हमें किसी भी कार्य को करने में हमें किसी भी तरह के डीप कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आपका मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, खाना खाना, इन सब कामों में आपको फोकस की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि अवधाना में आपको मल्टीपल टास्क को हैंडल करना पड़ता है विद हाई लेवल ऑफ फोकस, मेमोरी एंड क्रिएटिविटी विद ईच टास्क। तो यही डिफरेंस होता है मल्टीपल टास्किंग और अवधाना में। अवधाना के अभ्यास से आप अपने दिमाग को और भी तेज कर सकते हो। नाउ द लास्ट टेक्निक नंबर 3, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी कि जो हम सुनते हैं और स्मृति यानी कि जो हम याद करते हैं। वैदिक काल के जो स्टूडेंट्स थे वो ना केवल पढ़ते थे बल्कि हैंड जेस्चर्स का भी इस्तेमाल करते थे। जब हम किसी भी चीज को याद करते हैं तो हमारे भीतर उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा सेल्स एक्टिवेट और कंसंट्रेटेड होने चाहिए। जो चीज हम पढ़ते हैं उसे आप बार बार सुने, बार बार पढ़ें और हो सके तो उसे गुनगुनाएं। तो अगली बार आप जब भी पढ़ो श्रुति और स्मृति का इस्तेमाल करना ना भूलें। किसी भी चीज को सीखने के 3 तरीके होते हैं। पहला श्रवण यानी कि उसे सुनना, और ध्यान से सुनना यानी कि जो वाक्य हम पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसे ध्यान से सुनना। ये लर्निंग का फर्स्ट स्टेज है। दूसरा होता है मनन। इसका अर्थ होता है उन वाक्यों को या फिर उन कॉन्सेप्टों का मनन करना जिन्हें आप श्रवण में सुनते हैं। आप उन वाक्यों पर विचार करते हैं, उसका अर्थ, उसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं, यानी जो आपने श्रवण में सुना उसे मनन में आप समझते हैं। और तीसरा है निधिध्यासना। निधिध्यासना का मतलब होता है जो आपने श्रवण के द्वारा सुना और मनन के द्वारा समझा, अब आप उन तत्वों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं और उसके साथ संयोगी तरह से अपने आचरण और अपने अनुभवों को शामिल करने का आप प्रयास करते हैं। तो यही थे लर्निंग के 3 स्टेजेस। दोस्तों, आशा करता हूँ इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य को पाने में जरूर कामयाब होंगे। और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।